जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज के एपिसोड 1093 एपिसोड है। दोस्तों आज ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप सभी को पता होगा आज आंधी और बारिश थोड़ा तेज़ से आई थी, तो जिस वजह से बिजली नहीं है और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगी। इसीलिए आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन देखिएगा एपिसोड ज़रूर। आज भी बहुत अच्छा दिखाया गया है और बहुत ख़ास दिखाया गया है, क्योंकि अभी जिस तरह से उसमें दिखाया जा रहा है देखने का बहुत मन करते रहता है। और आप लोग तो पहले का अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को कितना उत्साहित होते होंगे एपिसोड देखने के लिए, तो मैं जानती हूँ। तो इसीलिए आप सभी को पहले बता देती हूँ, तो आप लोग एपिसोड देखिएगा ज़रूर। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं ये 1093 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है, जहाँ पे भीमराव जी सभी से ये कह रहे थे कि मैं शोभा काकी के भाई के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनने के बाद शोभा काकी रमा से कहती है कि रमा तुम समझाओ अपने पति को, ये इनके लिए मरने के लिए भी तैयार है। तो रमा भी उस समय सभी से कहती है कि मैं इनको समझा नहीं सकती क्योंकि ये मेरी बात मानेंगे नहीं। उसके बावजूद भी सभी उनको समझाते हैं, लेकिन भीमराव जी पूरे ठान लेते हैं कि नहीं, मैं इनको न्याय दिला के ही रहूँगा और प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर दोनों पक्ष सहमत से हो रहा है, दोनों प्रेम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का मैं भी समर्थन करता हूँ। इसीलिए भीमराव जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनको थाने ले जाने वाले थे, उनको कानूनी सुरक्षा दिलवाने के लिए। लेकिन उससे पहले ही मेघनाथ पूरी योजना के साथ अपने आदमियों से भीमराव जी को मरवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लड़की के पिता थे वो जाके पहले मेघनाथ से मिलते हैं और उनको बताते हैं सारी बात कि छोटी जात के लड़का मेरी बेटी को भगा के शादी कर लिया है, तो मुझे पता चला कि आप इस गांव में सबसे ताकतवर है, तो मैं इसीलिए आपके पास आ गया हूँ। तो और जब मैं अपने बेटी को लाने गया तो एक लड़का है जो उनको रोक लिया और उनको बचा लिया। वो सभी बताते हैं उसका नाम भीमराव है। मेघनाथ को तो जानते ही है, मेघनाथ जी इतना भीमराव जी से नफरत करते हैं कि आप लोग तो जानते ही हैं। तो यह सोचने के बाद उनके दिमाग में एक तरीका आता है कि अब इन लोगों के सहारे ही भीमराव को मरवाया जाए। तो वो अपने घर में जाते हैं और बंदूक निकाल के अपना ले आते हैं और उनके लड़की के जो पिता थे उनको दे देते हैं और कहते हैं कि ये बंदूक ले जाइए। अगर वो लड़का आपके सामने आया तो आप लड़का को गोली मार दीजिएगा, या फिर उनको बचाने वो भीमराव आया तो आप उस भीमराव को भी मार दीजिएगा। तो वो लोग भी वैसा ही करते हैं, चलते हैं वहाँ से उनके चौल में जाने के बाद ये लोग छुप के उन पे बंदूक साधे हुए थे मारने के लिए। जैसे ही वो निशाना पे आते वैसे ही बंदूक चला देते। लेकिन जब भीमराव जी उन दोनों को लेके आ रहे थे कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए, चौल में से निकाल ही रहे थे कि वैसे ही ये लोग उन पे गोली चलाने ही वाले थे कि वहाँ पे शिशुपाल आ जाते हैं और उनको रोक लेते हैं। गोली तो निकल जाती है जिसकी आवाज़ सुन के सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ पे सभी चौल वाले एक जगह इकट्ठा खड़े हो जाते हैं और सभी देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग गोली चला रहे हैं। जो शोभा काकी के भाई थे और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो लोग बंदूक चला रहे थे। वहाँ पे शिशुपाल के साथ और उन लोगों के साथ बहस भी होती है, बहुत ज़्यादा बात भी होती है। उसके बाद राम जी काका उनको सुझाव देते शिशुपाल को कि इनको लेके ही जाओ थाने में, इनको पकड़ के और इनको जेल में बंद कराओ, कहना कि ये लड़की पे और लड़का पे बंदूक चला रहा था, इसीलिए इनको थाने में लेके जाओ। और उधर भीमराव जी भी उन दोनों को भी कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए थाने चले जाते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तो वहीं पे खड़ी रमाबाई से सभी ये कह रहे थे कि तुम कैसा इंसान बन गई हो, एक महान बनने के चक्कर में तुम्हारे पति को सब ऐसे वैसे कह देता है, यहाँ तक मरने की बात भी कर देता है, तभी भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसी हो गई हो तुम। क्या इस कोई शिक्षा में लिखा है या शिक्षा लेने के बाद या कोई किताब में लिखा है कि तुम्हारे पति के बारे में कुछ भी कहे तभी भी तुम वैसी ही की वैसी ही रहती हो, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद रमा उन सभी की बात को जवाब नहीं देती है और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जब रमा जाती है और खाना बना रही थी तो उस समय वहाँ पे करुणा भी चली जाती है और वही बात उनसे पूछने लगती है कि क्या रमा तुम्हारे पति के बारे में इतना भला बुरा या फिर सब मरने के बाद तक कह देते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले जब ये सभी लोग सुना रहे थे रमाबाई को, तो रमा भी सटीक जवाब देती है जीजाबाई को कि आप तो मृत्यु भोज करने में बहुत माहिर है, तो आप मेरे पति के न रहने के बाद भी मृत्यु भोज अच्छे से कर लीजिएगा। लेकिन मैं ही जानती हूँ, अगर मेरे पति के मरने के बाद भी ये पूरी दुनिया उनके जन्मदिन को मनाएंगे और भी खूब धूमधाम से मनाएंगे, ये मेरा दिल जानता है। इतना कह के रमा घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद करुणा उनसे बात कर रही थी कि तुम्हारे पति के बारे में सब ऐसे ऐसे कह देता है, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कोई किताब में लिखा हुआ है, या फिर तुम एक महान बनने के चक्कर में ये सब बर्दाश्त कर लेती हो? क्या तुम्हें दुख नहीं होता है? क्या तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं गिरता है? अगर मेरे पति के बारे में कुछ भी कोई उल्टा सीधा बोल देना तो मुझे इससे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं रो पड़ती हूँ। क्या तुम्हें ये सब नहीं होता है? रमा चुपचाप सब्जी काट रही थी, लेकिन आप लोग भी जानते हैं और सब जानते हैं कि रमा को कितना दुख होता है, लेकिन फिर भी वो भीमराव जी के साथ बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उनको वो रोकती नहीं कभी है। जब करुणा ये सब बोल के चली जाती है और रमा कोई जवाब नहीं देती है, तो उसके बाद करुणा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रमा खूब फूट फूट के रोने लगती है और ये भी कहती है कि मुझे भी उतना ही तकलीफ़ होता है जितना बाकी लोगों को अपने पति के लिए तकलीफ़ होता है, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। यह चीज़ जीजाबाई देख लेती है और देख के बहुत खुश हो रही थी कि अच्छा, बाहर तो बहादुर बनती फिरती हो, लेकिन अंदर से ऐसे रोती हो, तो अब मुझे समझ में आता है। अब तुम ऐसे ही ज़िंदगी भर रोते रहेगी, और अगर भीमराव भी रोने लगा ना, तो मैं तो तुम दोनों को रोते हुए देख के खुशी ही मनाऊंगी। जिसके बाद जीजाबाई भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हमको यहाँ तक खबर नहीं सुनाने आया कि भीमराव मरा या फिर नहीं, यही इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय श्यामला वहाँ पे जाती है और उनको बताती है मेघनाथ को कि बाबा आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि भीमराव को कोई मार नहीं सकता है, और उनको बचाने भी गए हैं तो कौन? आपका बेटा। यह सुन के मेघनाथ भी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन बताती है श्यामला कि ऐसे ऐसे की बात है, आपका बेटा ही भीमराव को बचाने गया है, इसीलिए भीमराव को कुछ नहीं होगा। उसके बावजूद भी मेघनाथ कह रहे थे कि अब तक तो ना ही तुम्हारा पति वहाँ पे पहुँचा होगा और वो भीमराव मर भी गया होगा। उसी समय वहाँ पे जो लड़की के पिता लोग थे वो आते हैं और कहते हैं कि मेघनाथ जी ऐसे ऐसे की बात है, जब मेरा आदमी गोली चला रहा था उसी समय शिशुपाल आके उनको पकड़ लिए और सभी को थाने में लेके गया है उस लड़का लड़की को सुरक्षा दिलवाने के लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। यह सुनने के बाद श्यामला भी कहती है कि लो बाबा, आपका जवाब आपको मिल गया, अब आप क्या कीजिएगा। तो मेघनाथ उस समय श्यामला को धमकी देके जाते हैं कि अब तुम देखते रहो मैं क्या खेला कर देता हूँ, और जो तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा पति या फिर तुम्हारा भाव बच जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। मैं चारों तरफ से उनको घेर के ही रखे हुआ हूँ। इतना कह के मेघनाथ वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब भीमराव जी थाने पहुँचते हैं तो एक पुलिस अधिकारी से कह रहे थे कि ऐसे ऐसे की बात है, इन लोगों को सुरक्षा चाहिए। तो पुलिस अधिकारी पूछते हैं कि मुझे पूरी बात बताइए कि क्या बात है। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि ये दोनों प्रेम विवाह किए हुए हैं, लेकिन साथ में दोनों का जात अलग अलग है, लेकिन लड़की के जो पिता है इन लोगों को मार देना चाहते हैं। तो मैं यही कहने आया हूँ कि अगर इन दोनों में से किसी को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लड़की के पिता के होंगे और उनके सगे संबंधी के होंगे। साथ में शिशुपाल भी उनसे ये भी कहते हैं कि मेरे बाबा भी इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरे बाबा भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो यह सुनने के बाद वो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि ठीक है, मैं सभी में घोषणा करवा देता हूँ, सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ही मेघनाथ जो उस पुलिस अधिकारी से भी ऊपर अधिकारी थे उनसे बात वो करते हैं और कहते हैं कि ये सामाजिक लड़ाई है, इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर सकता है, और हम लोग ऊंची जात के हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इनकी लड़की है जो एक छोटी जात के बिरादरी से शादी कर ली है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं उसके घर में नहीं रहने देना हो। आप उस लड़के के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन लड़की को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं उसको 47 टुकड़ों में बांट दूंगा, क्योंकि वो मुझे 47 दिनों से भगा रही है। तो जो अधिकारी थे बड़े, वो मान जाते हैं कि चलिए ऐसा ही होगा, मैं आपकी लड़की हवाले कर दूंगा और उस लड़का को जो करना होगा तो हम करेंगे।
जिसके बाद वो भी उसी थाने में पहुंचते हैं। जब वो साहब जो पहले भीमराव जी जिससे बात किए हुए थे वो घोषणा करवाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही उनसे बड़े अधिकारी आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं कि लड़का को थाने में डालो और लड़की को लड़की के पिता के हवाले कर दो, और साथ में वो भी कहते हैं कि लड़का को हम यहीं पे मार देंगे और वैसे ही कुछ घंटे में लड़की के पिता लड़की को भी मार देंगे, तो सारा कहानी ही ख़त्म हो जाएगा। यह सुनने के बाद जो पहले से पुलिस अधिकारी थे वो कहते हैं कि सर आप तो ये पूरा गलत कर रहे हैं। तो जो बड़े अधिकारी थे वो कहते हैं कि तुम सब्जी बाज़ार में कुछ झगड़ा हो गया, वहाँ पे जाके सुलझाओ, यहाँ पे तुम कुछ भी मत करो। उनसे बड़े थे, उनके बड़े पद के थे, तो इसीलिए उनको बात मानना पड़ता है, जिस वजह से वो अधिकारी चले जाते हैं। जो पुलिस अधिकारी थे जिनसे भीमराव जी बात किए हुए थे वो चले जाते हैं। लेकिन भीमराव जी भी जो बड़े अधिकारी थे उनसे बात करते हैं कि आप ये पूरा का पूरा गलत कर रहे हैं। कानूनी सुरक्षा में सामाजिक व्यवस्था नहीं देखी जाती है, कानून यही होता है सबके लिए सही न्याय करे, लेकिन आप यहाँ पे पूरा गलत कर रहे हैं। तो जो बड़े अधिकारी थे वो कहते हैं कि आज भीमराव तुम भी देखोगे और तुम्हारा भी घमंड टूटेगा कि थाने में हमेशा सही न्याय नहीं मिलता है। आज मैं तुम्हारे सामने इस लड़की को इस लड़की के पिता के हवाले करूँगा और लड़के को भी मरवा ही दूंगा। आज तुम्हारा ये घमंड भी टूट जाएगा। दोस्तों अब देखना ये है कि सच में क्या वो पुलिस अधिकारी उनको मारेंगे शोभा काकी के भाई को या फिर नहीं, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।